एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे ज्वार और मक्का की फसल में होने वाले प्रमुख रोग। आज अपनी पहली हेडिंग डालो, ज्वार की फसल के रोग। ज्वार की फसल के रोग। पहला रोग लिखो अपने, ज्वार व मक्का का डाउनी मिल्ड्यू। ज्वार व मक्का का डाउनी मिल्ड्यू रोग। ज्वार व मक्का का डाउनी मिल्ड्यू या मृत्यु रोमिल आसिता रोग। मृत्यु रोमिल आसिता रोग या तुलासिता रोग। ज्वार और मक्का का डाउनी मिल्ड्यू मैंने आपको सभी डाउनी मिल्ड्यू रोग एक साथ करवाए थे फसलों के, उसमें मैंने आपको लिखा भी दिया था कि ज्वार व मक्का का जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है इसका रोग कर क्या होगा। एक बार और लिख लो, इसका रोग पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी, या कभी कभी मक्का में क्या है, सोरगी ने देखकर मेंडिस भी दे देते हैं, तो ब्रैकेट में मेंडिस भी लिख लेना। या इसका रोग कारक हो जाएगा पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा, सोरगी ना दिया तो इसका हो जाएगा स्क्लेरोस्पोरा। सोरगी। ये भी केवल के एग्जाम में दे देता है कि पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी मेंडिस ने देखकर सीधा क्या दे देता है, स्क्लेरोस्पोरा सोरगी। वैसे तो ये मैंने सभी डाउनी मिल्ड्यू रोग करवाए थे, उसमें करवा दिया था, पर इसको एक बार और लिख लो। डाउनी मिल्ड्यू रोग के लक्षण क्या होंगे, सभी फसलों में सेम ही होते हैं लगभग। पत्तियों की निचली सतह पर क्या कवक की वृद्धि दिखाई देती है। पत्तियों की निचली सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देना। पत्तियों की निचली सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देना। मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंध मैंने आपको लिखाया था, एक बार याद हो तो एक लाइन लिखाई थी, वीएस पर धुमिल का रंग। वीएस पर धुमिल का रंग, धुमिल मतलब डाउनी मिल्ड्यू में रंग, रैंक अपने क्या पढ़ा था, रिडोमिल। रिडोमिल 2 ml मात्रा प्रति लीटर। मैंने एक लाइन लिखाई थी, क्या थी वो, वीएस पर धुमिल का रंग, धुमिल का रंग, एक लाइन लिखाई थी। इसमें क्या लिखाया था, अभी विटावेक्स है वो स्मट रोग में अपने काम में लेंगे, प्लांटवेक्स है वो रस्ट के अंदर लेंगे, डाउनी मिल्ड्यू अपने क्या लेंगे, रिडोमिल, और पाउडरी मिल्ड्यू अपने केराथिन पाउडर या सल्फर पाउडर काम में लेंगे। अगला रोग है ज्वार का पर्णरोली रोग। ज्वार का पर्णरोली रोग, ये भी मेरा आपका रोस्ट में लिखाया हुआ है सभी का।
इसका रोकर क्या हो जाएगा? पक्सिनिया पुरपुरिया, पक्सिनिया पुरपुरिया। मैंने लिखाया था आपको रस्ट के अंदर, ये क्या है? मृदा जनित रोग है। रस्ट में अपने नियंत्रण में क्या काम में लेते हैं? प्लांट वैक्स, प्लांट वैक्स। इनके जो व्यापारिक नाम है, इनके मैं आपको एक साथ लिखा दूंगा सभी के। अभी क्या सभी के यहाँ पे लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक साथ लिखा दूंगा सभी के, जितने भी अपने कवकनाशी जीवाणुनाशी है ना, उनके सभी के व्यापारिक नाम है वो सभी के एक साथ लिखा दूंगा। अगला लिखो ज्वार का कंड या स्मट रोग। ज्वार में कंड या स्मट रोग है वो मैंने लिखाया था, 4 प्रकार से होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, कंड या स्मट रोग एक साथ पढ़े थे, उसमें लिखाया भी था भी ज्वार में स्मट है वो कितने प्रकार से होती है। मैंने आपको 4 प्रकार से लिखाई थी, 3 या 4 प्रकार से लिखाई थी भी। 4 प्रकार से होती है ज्वार में कंड या स्मट है ना। ज्वार का कंड या स्मट, या इसको कंडवा भी बोलते हैं। ज्वार का कंड या स्मट, ज्वार में कंड या स्मट है वो 4 प्रकार से होती है। पहला लिखो ज्वार की बाली स्मट। पहली स्मट कौन सी है? ज्वार की बाली स्मट। आगे लिख लेना ज्वार की बाली स्मट। ज्वार का बाली स्मट या ज्वार का बाली कंड रोग है वो टोलिपोस्पोरियम, टोलिपोस्पोरियम टोलिपोस्पोरियम ई हिरनबर्गी के द्वारा होता है। ई हिरनबर्गी कवक के द्वारा होता है। अगला है ज्वार का अनाज समट या दाना समट। ज्वार का अनाज या दाना समट। अगली कौन सी है? ज्वार का दाना या अनाज समट। स्पेसिलिथोसा, स्पेसिलोथिसा है, स्पेसिलोथिसा सोर्गी। ज्वार का अनाज या दाना समट रोग है वो किससे होता है? स्पेसिलोथिसा सोर्गी के द्वारा। ज्वार का दाना स्मट यानी ग्रेन स्मट ऑफ व्हीट,
सिमेटोसोर्गम। 42 मिनट हो जाएगा हेड सिमेटोसोर्गम। ज्वार का 42 मिनट टोलिपोस्पोरियम ई हिरनबर्गी। अगला है ज्वार का 42 मिनट, सॉरी पहला है ज्वार की लंबी सिमट है, सॉरी पहला रोग है वो ज्वार की लंबी सिमट है। मैंने बाली लिखा दिया था ना वो, सॉरी ये ज्वार की लंबी सिमट है। ज्वार की लंबी सिमट होगी टोलिपोस्पोरियम ई हिरनबर्गी। ज्वार की 42 सिमट है, 42 सिमट रोक कर हो जाएगा स्पेसिलोथिसा रेलियाना। थोड़ा ध्यान कर लेना, गलती से लिखा है तो ज्वार का जो 42 मिनट रोग है वो टोलिपोस्पोरियम ई हिरनबर्गी के द्वारा होगा, और जो 42 मिनट है वो स्पेसिलोथिसस रेलियाना के द्वारा होगा। ये लंबी है, ये हो जाएगी लॉन्ग। ज्वार की 42 लंबी है, इसको हो जाएगी लॉन्ग सिमट ऑफ डिजीज, सिमट ऑफ सोरगम डिजीज। पहला है ज्वार का 42 मिनट या लॉन्ग सिमट ऑफ सोरगम डिजीज। दूसरा हो जाएगा अनाज या दाना सिमट, ग्रेन सिमट ऑफ सोरगम। तीसरी हो जाएगी हेड सिमट ऑफ सोरगम। तीसरी है ज्वार का 42 मिनट रोग स्पेसिलोथिसा रेलियाना। अगली चौथी है ज्वार का लूज सिमट। ज्वार का लूज सिमट स्पेसिलोथिसा क्रोएंटा। ज्वार का दाना या सिमट रोग। ज्वार में जो सिमट डिजीज वो 4 प्रकार से होता है। पहला है ज्वार की लंबी सिमट रोग या लॉन्ग सिमट ऑफ सोरगम, जिसका रोग कारक हो जाएगा टोलिपोस्पोरियम ई हिरनबर्गी। दूसरा है अनाज या दाना सिमट, ग्रेन सिमट ऑफ सोरगम स्पेसिलोथिसा सोरगी। अगला रोग लिखो ज्वार का अर्गट रोग। ज्वार का अर्गट या सुगरी रोग। इसका रोग कारक हो जाएगा क्लेविसेप्स अफ्रीकाना या क्लेविसेप्स सोरगी हो जाएगा।
अपने कल बाजरा का अर्गेट रोग पड़ा था, उस लक्षण है, ट्रीटमेंट है, वो सारा बाजरा की फसल के समान ही है। बाजरा के सेम लिख लो। कल अपने बाजरा का अंदर पड़ा था अर्गेट रोग, वो सेम ही है ज्वार के अंदर, बस इसका रोग कारक है वो क्लेविसेप्स अफ्रीकाना या सोरगी हो जाएगा बस। बाकी जो ट्रीटमेंट है, लक्षण है, मैनेजमेंट, सारी चीजें सेम है। फैलने का माध्यम, कल अपने पढ़ा था अभी बाजरे में कि अर्गेट रोग से ग्रसित बाजरा खाने पर चक्कर आने लग जाते हैं, तो कौन सा रोग होता है? कमेंट में बताओ कौन सा रोग होता है? अर्गोटिज्म, जो मानव में भी हो सकता है और जानवरों में भी हो सकता है। अर्गोटिज्म रोग है वो किसके कारण होता है? इसके अंदर जो अर्गेट रोग है इसके अंदर जो एल्कोइड पाए जाते हैं दो, तो एल्कोइड का नाम क्या है? अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन एल्कोइड पाए जाते हैं, जो क्लेविसेप्स कवर करना इसके स्क्लेरोसिया से प्राप्त होते हैं या स्क्लेरोसिया के अंदर बनते हैं। कल अपने एक चीज और पढ़ी भी थी, इसके अर्गेट रोग के लक्षण है वो कब दिखाई देंगे? जब फसल क्या है अभी बाली अवस्था पर आ जाएगी या सिट्टा मरने लग जाएगा, तब क्या है कि ज्वार या बाजरा के अंदर अर्गेट रोग के लक्षण प्रकट होंगे। लक्षण भी अपने पढ़े थे कल, दो स्टेज में प्राप्त होते हैं, पहला हनीड्यू स्टेज और दूसरा क्या था? स्क्लेरोसिया स्टेज। हनीड्यू स्टेज में हमने पढ़ा था भी शहद के समान गुलाबी रंग के धब्बे दिखाई देते पत्तियों पर, और दूसरा पढ़ा था अपने स्क्लेरोसिया स्टेज में क्या होता है भी हनीड्यू के 10 दिन बाद क्या है भी जो अपने दानों के स्थान पर क्या हो जाता है? गहरे भूरे या गहरे काले रंग का क्या है कि कठोर पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे अपने क्या बोला था? स्क्लेरोसिया। अर्गेट रोग है वो इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी क्वेश्चन में एग्जाम पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था भी बाजरे का कौन सा रोग है जो बीज उत्पादन में क्या है कि मुख्य समस्या पैदा करता है? बीज उत्पादन की दृष्टि से रोग कौन सा हानिकारक है? तो उसके अंदर अर्गेट भी दिया हुआ था, रितबाली भी दिया था, व दोनों या इनमें से कोई नहीं, इसके कुछ एग्जाम आया था। तो लगभग रितबाली रोग करके आए थे सभी, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना। अगला लिखो ज्वार व बाजरा का चारकोल रोग। ज्वार व मक्का का चारकोल रोग। ज्वार व मक्का का चारकोल रोग, इसका रोग क्या हो जाएगा? मैक्रोफोमिना फेसियोलियाना। ज्वार व मक्का का चारकोल रोग, इसका रोग कारक हो जाएगा मैक्रोफोमिना फेसियोलिना। मैक्रोफोमिना फेसियोलिना। इसके लक्षण क्या होंगे ज्वार व मक्का चारकोल रोग के? तने के पास में क्या है कि अधिक नमी रहेगी, तो तने के पास क्या है? काले रंग का चूर्ण दिखाई देगा या कवक की वृद्धि दिखाई देगी। ये रोग अत्यधिक उग्र रूप से फैल जाएगा, तो वो क्या है कि जड़ों के अंदर भी क्या है भी काले रंग का पदार्थ जमा हो जाएगा। इसके लक्षण, ये रोग अधिक नमी वाले क्षेत्रों में क्या है भी ये रोग अधिक फैलता है। नोट लगा के लिख लो, अधिक नमी वाले क्षेत्रों में ये रोग ज्यादा फैलता है। अधिक नमी वाले क्षेत्रों में
ज्यादा फैलता है। लक्षण क्या है? भी तने के पास भूमि के पास तने पर काले रंग का चूर्ण जमा हो जाता है। काले रंग का चूर्ण दिखाई देना। भूमि के पास क्या है? तने पर क्या भी काले रंग का चूर्ण दिखाई देना। कि अधिक नमी होगी ना, तो अधिक नमी में ये रोग क्या है कि ज्यादा फैलता है। इसका रोग कारक है अधिक नमी के पास क्या है कि भूमि के अंदर क्या है, जैसे ये अपनी फसल है, अधिक नमी होगी तो यहाँ के पास जो तना है ना, इस तने पे क्या है काले रंग की चूर्ण जमा हो जाएगी। और जड़ों में भी क्या है बाद में ज्यादा उग्र रूप से फैल जाएगा, तो जड़ों के अंदर भी क्या है काले रंग का चूर्ण दिखाई देगा। तो कौन सा रोग होगा अपना? ज्वार का या मक्का का चारकोल रोग होगा। और ये सॉइल बोर्न डिजीज है, मृदा जनित रोग है। फैलने का माध्यम क्या है? मृदा जनित रोग है। भूमि के पास मृदा में क्या है कि अधिक नमी होगी तो इसका कवक क्या है कि अधिक वृद्धि करेगा, जिससे क्या है कि ज्वार व मक्का में चारकोल रोग हो जाएगा। अगला रोग लिखो ज्वार का एंथ्रेक्नोज रोग। ज्वार का एंथ्रेक्नोज रोग। इस रोग का एक नया नाम आया अभी, फुलार हेड रोग भी कहते हैं इसे। फुलार हेड रोग यदि एग्जाम में पूछ लिया भी फुलार हेड रोग किस फसल से संबंधित है, तो लगभग क्या है भट्टे गोल हो जाएंगे। फुलार हेड रोग, एंथ्रेक्नोज रोग, या हिंदी में क्या ज्वार का श्याम वर्ण रोग भी कहते हैं। श्याम वर्ण रोग या जड़ व तनागलन भी कहते हैं। जड़ या तनागलन रोग या रेड लिप स्पॉट डिजीज भी कहते हैं। रेड लिप स्पॉट डिजीज भी कहते हैं इसे। एक तो इन रोगों के अन्य नाम है ना, ये सभी ने परेशान कर रखा है, इसलिए जितने भी रोग है ना वो इंग्लिश में जो नाम है उनका वो ध्यान में रखना। तो हिंदी में क्या है कुछ भी नाम आ सकते हैं, नया कोई पता नहीं है एग्जामिनर का कहाँ से क्या है नाम निकाल के ले आएगा। इंग्लिश में क्या है कि अपने को ज्यादा नाम नहीं देखने को मिलते, तो इंग्लिश में क्या है कि हर रोग के नाम अपने को थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए। इसका रोग कारक लिखो, कोलेट्रोट्राइकम ग्रेमिनिकोला, कोलेट्रोट्राइकम ग्रेमिनिकोला, कोलेट्रोट्राइकम ग्रेमिनिकोला। हिंदी में इनका नाम लिखना बहुत मुश्किल होता है रोग कारक का। इसका रोग कारक क्या हो जाएगा? कोलेट्रोट्राइकम ग्रेमिनिकोला, या इसका अन्य नाम ये है कोलेट्रोट्राइकम सबलिनेओला, या क्या नाम है? कोलेट्रोट्राइकम सबलिनेओला। ये भी रोग क्या है? मृदा जनित है। ज्वार का एंथ्रेक्नोज रोग क्या है? ये मृदा जनित रोग है।
और ज्वार और मक्का का चारकोल रोग, ये भी क्या है, मृदा जनित रोग है। अगला रोग लिखो अपने, ज्वार व मक्का का नॉर्थर्न लीफ स्पॉट रोग। ज्वार व मक्का का अनअलसीबी रोग। नॉर्थर्न लीफ नॉर्थर्न कॉर्न लीफ स्पॉट है, NCLB। नॉर्थर्न कॉर्न लीफ स्पॉट डिजीज। ज्वार व मक्का का नॉर्थर्न कॉर्न लीफ स्पॉट रोग, इसका रोग कारक हो जाएगा एल्मिंथोस्पोरियम। एल्मिंथोस्पोरियम टर्सिकम एल्मिंथोस्पोरियम टर्सिकम, या इसे टर्सिकम लीफ ब्लाइट रोग भी कहते हैं। इस रोग का अन्य नाम क्या है, टर्सिकम लीफ ब्लाइट रोग भी कहते हैं इसे, टर्सिकम लीफ ब्लाइट रोग भी कहते हैं। ज्वार व मक्का का नॉर्थर्न कॉर्न लीफ स्पॉट रोग है, वो एल्मिंथोस्पोरियम टर्सिकम के द्वारा होता है, और इसका अन्य नाम क्या है, टर्सिकम लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। अपने एल्मिंथोस्पोरियम के ओराइजी के द्वारा धान में कौन सा रोग पड़ा था, एल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा अपने रोग पड़ा था धान के अंदर, जिसके कारण क्या है कि धान के अंदर क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था 1943 में। धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट। स्पॉट नहीं, सॉरी, ये ब्लाइट है, NCLB ब्लाइट। ज्वार व मक्का का NCLB यानी नॉर्थर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट डिजीज, इसका रोग कारक क्या हो जाएगा, एल्मिंथोस्पोरियम टर्सिकम। इसे टर्सिकम लीफ ब्लाइट भी कहते हैं, टर्सिकम लीफ ब्लाइट रोग भी कहते हैं। ये अपने क्या है भी लगभग अपने ज्वार के रोग क्या कंप्लीट हो गए, साथ में अपने क्या है भी मक्का के भी रोग पड़े हुए। ज्वार व मक्का के रोग के भी एक जैसे हैं, इसलिए अपने दोनों फसल के रोग के एक साथ ही पड़ रहे हैं। अब नॉर्थर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट रोग है, तो इसके अंदर एक रोग और होगा मक्का का, ज्वार व मक्का का SCLB रोग यानी साउथर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट रोग। साउथर्न कॉर्न लीफ
ब्लाइट रोग, ब्लाइट डिजीज। भी क्या नॉर्थ में होगा तो क्या भी साउथ में भी होगा, तो साउथर्न कोरली ब्लाइट रोग, इसका रोका क्या हो जाएगा, वही एलमिंथोस्पोरियम सोर्गी, एलमिंथोस्पोरियम सोर्गी। सॉरी, एलमिंथोस्पोरियम मेंडिस होगा, मेंडिस मक्का। साउथर्न कोरली ब्लाइट रोग है ना, ये ज्वार में तो बहुत कम होता है, अधिकतर मक्का में दिखाई देता है, तो अपने इसको लिख लो, मक्का का साउथर्न ब्लाइट भी कहते हैं। ज्वार में ये रोग नहीं होता। लगभग नॉर्थर्न कोरल ब्लाइट रोग है ना, ये ज्वार में मक्का में दोनों में होता है। साउथर्न कोरली ब्लाइट रोग है ना, तो कई गाइडों में दिया हुआ है, पर आईसीएआर की गाइडों में नहीं दिया हुआ है, ऑथेंटिक बुक में नहीं है इतना, तो अपने को मक्का का ही ध्यान रखेंगे। इसे मक्का का ब्लाइट रोग भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है, इसे मक्का का ब्लाइट रोग भी कहते हैं। ब्लाइट डिजीज, ब्लाइट डिजीज। ब्लाइट डिजीज भी कहते हैं इसे, यहाँ पे लिख लो, मक्का का ब्लाइट। अगला लिखो, मक्का मेज स्ट्रेक रोग, मेज स्ट्रेक वायरस रोग, वायरस डिजीज, मेज स्ट्रेक वायरस रोग, मेज स्ट्रेक वायरस रोग किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। वायरस में भी कौन से वायरस से होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस के द्वारा होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस के द्वारा होता है। मैंने शुरुआत में अपने वायरस के अंदर लिखाया भी था, ये रोग सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस के द्वारा होता है। वहां पर मैंने आपको इसका जीन्स और फैमिली दोनों लिखाया था। कौन सी फैमिली में आता है ये, इसकी फैमिली हो जाएगी जेमिनी, और क्लास की बात करें तो मास्टरी, मास्टरी ये आपका शुरू में लिखाया हुआ है मेरा आपको। क्या है कि अधिकतर वायरस रोग के वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस के द्वारा होते हैं, बहुत कम है वो डीएनए वायरस के द्वारा होते हैं। और डीएनए में ही क्या है कि सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड होते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में तो क्या मैं 3 या 4 रोग लिखाए थे आपको, और डबल स्ट्रैंड डीएनए में मैंने आपको एक रोग मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, कोलीफॉर मोज़ेक वायरस रोग। एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मैंने आपको 4 रोग बताए थे इसके अंदर, एक तो मेज स्ट्रेक रोग हो गया, एक वो बीन गोल्डन मोज़ेक वायरस, अरे येलो मोज़ेक वायरस, 3-4 रोग आपको बताए थे मैंने इंपॉर्टेंट, वो 3-4 रोग ही बताए थे डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर।
अगला अपना मेन स्टेक वायरस डिजीज किसके द्वारा होता है? सिंगल स्ट्रेन डीएनए वायरस के द्वारा होता है और इसका वाहक क्या होगा? लीफ होपर। मैंने आपको वहां पे 2 जीन्स बताए थे, एक तो मास्टरी जीन्स, एक दूसरा और था कोलिम्बो ऐसे करके कुछ। इस दोनों का मैंने क्या बताया था? अभी इस दोनों में जितने भी रोग होंगे उसका वाहक का क्या होगा? लीफ होपर। अगला लिखो मक्का का सीडलिंग ब्लाइट रोग। मक्का का सीडलिंग ब्लाइट रोग, इसे सीड रॉट रोग भी कहते हैं, सीड रॉट डिजीज भी कहते हैं। इसका रोग कारक क्या होगा? इसे मक्का का कॉम्प्लेक्स डिजीज कहते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीज, क्योंकि इसका रोग कारक क्या है? कई रोग कारकों से होता है ये। पीथियम राइजोकटोनिया, पीथियम स्पीशीज से हो गया, राइजोकटोनिया स्पीशीज से हो सकता है, या फ्यूजेरियम स्पीशीज से भी हो सकता है, फ्यूजेरियम स्पीशीज से भी हो सकता है, और पेनिसिलियम स्पीशीज। मक्का का सीडलिंग ब्लाइट या सीड रॉट रोग है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स या जटिल रोग भी कहते हैं इसे, मतलब क्योंकि इसका जो रोग कारक है वो पीथियम हो सकता है, या राइजोकटोनिया भी हो सकता है, फ्यूजेरियम भी हो सकता है, या पेनिसिलियम, किसी के द्वारा भी क्या ये रोग फैलाया जा सकता है। अगला रोग लिखो मक्का का जीवाणु अष्टालकणक रोग। अगला है मक्का का जीवाणु सॉफ्ट, जीवाणु सॉफ्ट रोग या तालक गलन रोग, तालक गलन रोग। इसका रोग कारक हो जाएगा इरविनिया डिजोल्वेंस। रोग कारक क्या होगा? इरविनिया डिजोल्वेंस, इरविनिया डिजोल्वेंस। मक्का का जीवाणु सॉफ्ट या अष्टालक गलन रोग का रोग कारक क्या होगा? इरविनिया डिजोल्वेंस। अगला लिखो मक्का का समट रोग, समट रोग अस्टिलागोमेंडिस, अस्टिलागोमेंडिस। मैंने समट डिजीज में आपको लिखाया था कि मक्का का समट रोग है वो किसके माध्यम से फैलता है? कमेंट में बताओ। मैंने समट रोग थे उसमें सभी में एक साथ पढ़ाया था। मक्का का समट रोग बिजोर्ड और सोइलबोर्न डिजीज है, एक साथ लिखाया हुआ है, लिखो तो लिख लो। बीज प्लस मृदा के द्वारा फैलता है मक्का का समट अस्टिलागोमेंडिस। मक्का का रोली रोग, ये भी मेरा लिखाया हुआ है आपको, रोली या रस्ट टक्सीनिया
पक्सिनिया सोरगी या पक्सिनिया मेंडिस, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, पक्सिनिया सोरगी या पक्सिनिया मेंडिस। एक है मक्का का श्वेत कली रोग, मक्का का श्वेत कली रोग नर्सरी स्टेज में दिखाई देता है, ये जिंक की कमी से। मक्का का श्वेत कली रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है ये। ये अपने ज्वार हुए मक्का दोनों क्रॉप के क्या है, लगभग क्या बस भी डिजीज कंप्लीट हो गए। ज्वार हुए मक्का के डिजीज अपने क्या है कि एक क्लास में क्या कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। सभी स्टूडेंटों से मेरा अनुरोध है भी इस वीडियो को और अपने एग्रीडा 24/7 चैनल है, इसको क्या है कि जो भी अपना तैयारी कर रहा है एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी स्टूडेंट है उसको इस वीडियो और चैनल के बारे में अवगत जरूर कराएं। अब आगे अपने मार्च के अंदर एग्रीकल्चर का जो करंट अफेयर है उसकी क्लासेस शुरू करेंगे। जनवरी 2025 से जो करंट है ना एग्रीकल्चर का वो मार्च में अपने शुरू कर देंगे। अभी जनवरी का सारा करंट है वो मार्च के अंदर अपने 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। करंट है वो लगभग अपने जनवरी 2025 से पढ़ना शुरू कर दो। जनवरी से करंट पढ़ेंगे, अपने एग्जाम 10वें महीने में है तो अपने 10 महीने का करंट वापर रहेगा। वैसे करंट पढ़ो तो अपने क्या है कि मैक्सिमम 6 महीने के करंट से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पर अपने क्या है कि रिस्क ना लेकर जनवरी 2025 से के करंट के कवर करेंगे। एग्रीकल्चर का जनवरी 2025 से जितना भी करंट होगा वो आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा। हर महीने के लास्ट में, महीने के लास्ट दिन क्या है अपने जितना भी करंट होगा वो एक महीने का वो महीने की लास्ट दिन पढ़ेंगे। जैसे अपने फरवरी के अंदर 28 फरवरी को क्या है कि करंट है वो 28 फरवरी को पढ़ लेंगे फरवरी का। जनवरी का है वो आपको मैं मार्च में करवा दूंगा एक दिन में।